खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं दी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। हालात हाजरात पर खुसूसी नशरियात हमारी रहती है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करते हैं, बल्कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। आज 20 जुलाई सन 2022 है, हफ्ते का तीसरा दिन बुधवार है और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आप जहां टेलीविजन चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आपको याद दिलाते चलें कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर बराह रास्त नशरियात शुरू हो गई हैं। यूट्यूब की ऑफिशियल चैनल्स पर हम वक्फे वक्फे से प्रोग्रामों को अपलोड करके आप तक पहुंचाते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर 24/7 आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर पल आपको नई खबर मिलती है। और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in जो हर पल आपके साथ है और जिस मोहब्बत के साथ आप उस पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब उसे कर रहे हैं और वहाँ से जो फीडबैक हम तक मिल रहा है वो हमारे लिए काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है। और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप इन सभी राब्तों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अभी से ही। और 9:40 पर आप और हम कलाम होंगे। और हम कलाम होंगे कैसे? हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:40 पर। आपकी चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाएंगे ताकि हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँच सके, आपके मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकल सके। तो हस्बे वादा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो ये है कि सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। और हर दिन की तरह आज भी मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और प्रोग्राम के आगाज के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सबका। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहेगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो आगाज करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले बात आज के दिन की, क्योंकि आज जुलाई की 20वीं तारीख है, 7वां महीना साल 2022 का। आज से ठीक 20 बरस कब्ल यानी 2002 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हुई, जो काफ़ी वक्त से तातुल का शिकार थी। कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान है, हालांकि आज भी इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक हालात बेहतर हुए हैं। 1951 में उर्दन के शाह अब्दुल्ला अव्वल यरूशलेम पर किए गए हमले में मारे गए। आज की तारीख थी 20 जुलाई। 1885 में बरतानिया में फुटबॉल खेलना कानूनी करार दिया गया, जो इससे पहले गैर कानूनी था। लेकिन 20 जुलाई की वो तारीख जो फुटबॉलर्स दुनिया के अंदर खेल से वाबस्तगी रखने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा और अहम दिन माना जाता है, बिलखुसूस बरतानिया के अंदर जो फुटबॉल के शायकीन हैं और फुटबॉल खेलने वाले हैं। 1969 में अमरीकी माहिर फल्कियात नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले पहले शख्स बने, यानी चांद पर किसी इंसान ने पहली बार कदम रखा और अमरीकी माहिर फल्कियात नील आर्मस्ट्रॉन्ग को यह एजाज़ हासिल है कि वो पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने 20 जुलाई को ये तारीख रकम की। 1949 में इसराइल और शाम ने 19 माह से जारी जंग के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत किए और कशीदगी को ख़त्म करके ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन एक तवील जंग के बाद 1949 में 1974 में तुर्की ने जनूबी कब्रिस पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई की तारीख थी और उसके बाद से ये हिस्सा जो कि तुर्की से कोई अलग नहीं कर सका। 1956 में फ्रांस ने ट्यूनिस को आज़ाद मुल्क करार दिया। योम आज़ादी आज ट्यूनिस का है। 1956 20 जुलाई को आज़ाद हुआ, फ्रांस ने इस मुल्क को आज़ाद करार दिया। 1654 में एंग्लो पुर्तगाल मुआहदे के तहत पुर्तगाल इंग्लैंड के मातहत हुआ, यानी जिसे आप पोर्चुगल या फिर उर्दू में पुर्तगाल कहते हैं, उसने एंग्लो पुर्तगाल मुआहदे के तहत आज के दिन एक अहम दस्तावेज़ात पर साइन किए और इसके बाद 1654 में ये कामयाबी जो पुर्तगाल के लिए मानी जाती है इंग्लैंड के मातहत हो गया। आज चूँकि यूरोप के साथ इसके एक बड़े हिस्से को देखा जाता है, इसी तरीके से ये सिलसिला गुज़श्ता तकरीबन 400-450 बरसों से चल रहा है। ये अहम मालूमात थी हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन के हवाले से 20 तारीख है और बुधवार का दिन भी है, लेकिन अब खबरें क्या क्या रहेंगी उनकी तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके आपको आगे अपने अगले मौज़ूआत की तरफ लिए चलेंगे। खबरों की शुरुआत आज भी जम्मू कश्मीर से होगी। एक तरफ ऑपरेशन चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर आज महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम फिर तब्दील होगा और बदलते मौसम की पेशनगोइयों के बीच अब से थोड़ी देर पहले खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बंद हो गई है। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ज़रा पहले कौमी शाहराह के हवाले से, क्योंकि कौमी शाहराह का खुलना इन दिनों काफ़ी अहम है। एक तरफ से यात्रा है, दूसरी तरफ से फ्रूट का सीज़न है और तीसरी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। खबर यह है कि कैफ्टेरिया मोड़ के पास आज सुबह पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से
लैंडस्लाइड आने की वजह से, मड स्लाइड आने की वजह से और साथ साथ शूटिंग स्टोन्स कई मकामात पर आ रही हैं, जिसकी वजह से वेहिकुलर मूवमेंट जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया। और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो इत्तला फराम कर दी गई, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 जिसको वो कह रहे हैं, वो अभी भी ब्लॉक है। लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर है, उसके साथ साथ शूटिंग स्टोन्स है। रेस्टोरेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। मुगल रोड जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस वक्त जारी है, यानी मुगल रोड से जो गाड़ियां जा रही हैं वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है, लेकिन कैफेटेरिया मोड़ के आसपास पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा जो है वो बंद हुआ है। इधर ये भी इत्तला आ रही है कि अभी 1 से 2 घंटे मजीद लग सकते हैं, जब इस शाहरा पर जो पस्सियां सुबह सुबह गिराई हैं इनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद रास्ता खोल दिया जाएगा गाड़ियों की आवाजाही के लिए। लेकिन महकमे मौसमियात कि पेशन गोई के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर, यानी आज से तकरीबन 3 दिनों तक मतला अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी का सिलसिला रह सकता है, कहीं पर हवाएं भी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तेज बारिशों की कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिशें या गरज चमक के साथ कहीं पर छींटे या इस तरीके का माहौल जो है वो पड़ सकता है। 20 से 24 तारीख तक का इसी तरीके का माहौल रहेगा। और आज बाद दोपहर से मामला जो है वो थोड़ा सा मौसम के अंदर आपको तब्दीली ज़रूर नज़र आएगी। जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 20,006 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और रात का दर्जा हरारत 19,000 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरीके से जब आप काजीगुंड की ओर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको 18.4% के आसपास दर्जा हरारत दिखेगा। और काजीगुंड के बाद जब आप गुलमर्ग और पहलगाम की बात करते हो तो 15.68 डिग्री वहाँ पर भी रिकॉर्ड किया गया है। तो गुलमर्ग के अंदर 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ शहर के अंदर थोड़ी सी तपिश आपको जरूर दिन में दिख रही थी पिछले कई दिनों से, वहीं पर आज मतला अबर आलूद रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छोटी सी वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो वो हो सकता है। महकमे मौसमियात नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली पंजाब के अंदर भी मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है, बादल भी आ सकते हैं, हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर जम्मू की बात करते हैं तो फिलहाल यात्रा, अमरनाथ यात्रा जिसका एक अहम तरीन पड़ाव है वो आज रोक दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने की वजह से यात्रा को जम्मू के अंदर ही हॉल्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बेस कैंप पर यात्री है, चाहे वो पहलगाम वाला बेस कैंप है या बालतल वाला बेस कैंप है, वहां पर यात्रा को गो थ्रू करने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि अभी मौसम कदरे बेहतर है। जब उस तरीके की बारिशें होती है तो फिर उन्हें रास्तों पर जो है वो रोक दिया जाता है। फिलहाल सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कैफेटेरिया मोड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। मौसम का मिजाज शायद बेहतर हुआ है क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं धूप हल्की कहीं नजर आ रही है, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि 1-1.5 घंटा और या काम मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम बात करें, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ मकाम जो रामबन का एक मकाम है, वहां पर देखा हमने कि स्लश जो मड स्लाइड की वजह से हाईवे पर वेहिकुलर मूवमेंट बंद हो गया है। वहां पे हालांकि अभी रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। और जहां मौसम की हम बात करें, क्योंकि काफी तेज बारिश हुई थी गुज़श्ता शब और इस वक्त जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिली और रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। ट्रैफिक अथॉरिटीज के मुताबिक आने वाले 1 घंटे के अंदर रोड को मोटरेबल बना दिया जाएगा। जहां तक हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, क्योंकि जो जत्था श्रीनगर की तरफ रवाना होना था भगवती नगर से, 2 टाइम पे 2 जत्थे रवाना किए जाते हैं, जहां एक में 72 गाड़ियां हैं और दूसरे में 94 गाड़ियां हैं। उन्हें अगर जम्मू से रवाना किया गया था, लेकिन चंद्रकोट जो यात्रा निवास है वहां पे उन्हें ठहराया गया है। यानी जब तक रोड क्लियर नहीं होता, मोटरेबल नहीं होती, तब तक उन यात्रियों को आगे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इस चीज को भी जहन में रखा जाएगा कि क्या मौसम खुशगवार रहता है या अगर मौसम ने दोबारा से करवट ली तो उसे वहां पे ही हाल्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर मौसम खुशगवार रहा और हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जो है चल पड़ी जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा, तो उस सूरत में उस जत्थे को भी आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक एलएमवीज और एचएमवीज है उन्हें भी चलने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल अभी का हाल हाईवे का बेहाल है, जहां पर रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर रोड को मोटरेबल बना दिया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि जनाब मतला अबर आलूद रह सकता है, कहीं पर हल्की बारिशें भी हो सकती है, तो किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं ऊपर आपके? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम महकमा मौसमियात की बात करें तो उनके मुताबिक जाहिर सी बात है कि मौसम खराब
होने के लिए कहा गया है कि आने वाले जो चंद रोज रहेंगे मौसम खराब रहेगा। लेकिन फिलहाल रामबन के अंदर अगर हम देखें कि अभी के जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि रात भर जो है हालात काफी खराब थे। हाईवे पर कहीं जगह पर जो है फ्लैश मड स्लाइड वगैरह देखने को मिला, लेकिन अभी जो मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, तो इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आज की डेट में जो है रोड को मोटरेबल बनाया जा सकता है। उसके बाद जो भी जत्था जम्मू से रवाना किया गया है, चाहे वो 3 बजे के आसपास वाला हो या फिर 4 बजे वाला हो, जिन्हें इस वक्त यात्रा निवास में ठहरा गया है, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत जरूर मिलेगी। लेकिन मोटरेबल रोड जब होगी उसी सूरत में, क्योंकि मौसम के हवाले से अगर मौसम ने करवट ली तो जाहिर सी बात है दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। है। फिलहाल खबर ये है कि एक आधे घंटे के अंदर जो रोड है उसको मोटरेबल बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई और ट्रैफिक अमले की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इस शहरा पर सफ़र करना है तो ज़रूर महकमे ट्रैफिक के कंट्रोल रूम के साथ रब्ता कायम करें। आते हैं जनाब एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त साउथ कश्मीर पुलवामा से सामने आ रही है, जहाँ पर एक बार फिर छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाइयाँ इस वक्त जिला पुलवामा के कई इलाकों के अंदर जारी है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में सुबह सुबह इतलात हैं कि टहाब, काकापूरा, बंटजू और परिगाम के इलाकों में, जहां पर पहली तो इतलात थी कि शायद SIA हो सकती है, लेकिन NIA इस वक्त कार्रवाई कर रही है। इस तरह की जो इतलात हैं और हमारे जो नुमाइंदे भी वहां से तफसीलात दे रहे हैं। और इस बीच आपको ये बताएं कि जनूबी जिले के अंदर कार्रवाई अब टेरर फंडिंग के सिलसिले में है या फिर उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो हाल के दिनों में आपको शुमाली कश्मीर के अंदर याद होगा कि जहां पर LOC ट्रेड से जुड़े कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई थी। इस तरह की खबरें आई थी। इन 2 केसेस में मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल से होते हुए नॉर्थ कश्मीर और फिर जनूबी अजला तक पहुंची थी। और बताया जा रहा है कि शायद ये कार्रवाई जो है वो टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में है। NIA की टीम सुबह सुबह पहुंची है, कुछ लोगों से पूछताछ हुई है और इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी NIA की टीम के हाथ लगे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है, CRPF का दस्ता है, फौज भी इसके साथ नजर आ रही है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने पुलवामा की है, जहां पर NIA की टीम सुबह सुबह पहुंची है। 5 से 6 ऐसे इलाके और इनके मुतल्लिका इलाकों में भी कार्रवाइयां चल रही हैं, टहाब से लेकर परिगाम तक। आदिल भट्ट हमारे साथ पुलवामा से हमारे नुमाइंदे। आदिल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं और कुछ क्लियर हो पाया है कि ये कार्रवाई किस केस के सिलसिले में है? जी बिल्कुल आसिफ साहब, मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में कई मुकामात पे आज NIA की जानिब से छापामार कार्रवाई हुई है, जिनमें से पारीगाम है, बंडजू, द्रबगाम या नीवा शामिल है। हालांकि अगर बात करें तो जो एक NIA की जो आज की ये कार्रवाई थी, ये मिलिट्री रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है या उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है उसी के हवाले से ये आज सुबह NIA ने की थी। अभी तक तो ये सामने नहीं आ रहा है कि क्या इस कार्रवाई में किसी ये अरेस्ट या कोई हुआ है, तो अभी तक जो रेड लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने आदिल देखा था कि जो पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हालांकि ये कार्रवाई तो हम देख रहे थे कि साउथ कश्मीर के अंदर 2019 से चल रही थी, पुलवामा अटैक के बाद से ही। उस केस के साथ कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, एक खातून भी पकड़ी गई थी, उसका एक साथी पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ के दौरान कुछ और लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद तराल के अंदर एक मिलिटेंट के घर पर छापेमारी। तो क्या उसी के इर्द गिर्द ये सर्कल भी घूमता हुआ नजर आ रहा है? कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है, उसी केस के सिलसिले में हो सकता है कि शवाहिद हो, कुछ इस तरह की इतलात आपको अंदर से कोई जानकारी? जी बिल्कुल आसिफ साहब, अगर हम बात करें जो भी कार्रवाई हुई है पिछले दिनों, तो सभी जो है जो मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हवाले से हुई थी। तो आज भी जो कार्रवाई की है NIA ने, तो वो भी मिलिट्री रिलेटेड ही था। तो पूछताछ की गई कई लोगों से, कई अफराद की जो मकानात उनमें तलाशी ली गई। तो जो भी आज सर्च हुए तो ये मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ही था। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल NIA की छापामार कार्रवाइयाँ जो वो जारी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी मुख्तलिफ FIRs के तहत जो कार्रवाई कर रही है उसी को आगे बढ़ाया गया। मजीद तफसीलात का वहाँ से हमें इंतजार रहेगा। जो तफसीलात आती रहेंगी आप तक हम वो ज़रूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अहम बड़ी खबर की ओर चलते हैं। और ख़बर इसलिए अहम है क्योंकि सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और लगातार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर भी सरगर्मियां बढ़ रही है। खबर है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मुकम्मल तौर पर जुड़ चुका है और पोलिंग स्टेशनों की तादाद अब
11,000 होगी। इस बार तजवीज के तौर पर 11,000 कर दी गई है और जो नए इलेक्टोरल्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, उसमें 85 लाख का इजाफा हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी टेंटेटिवली जो खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नए इंतखाबात को जो होने हैं, जो नई हदबंदियां हुई हैं, उसके तहत जो नए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, अब कुल मिलाकर पोलिंग स्टेशनों की तादाद 11,000 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। जराया हमें लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 85,000 से ज्यादा होंगे जी, नए वोटर जो आएंगे, रफली ये कंडक्ट किया गया है। और असेंबली इंतखाबात कराने का दायरे इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से कल पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर इस बात का इशारा दिया गया कि मरकजी हुकूमत जब चाहे इलेक्शन करवा दें, लेकिन मजबूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों का तयन करें। ऑटोनॉमस बॉडी है, वो फैसला करेंगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाब कब होंगे। एक तरफ से यह बयान आया था। वहीं पर जब हमने इलेक्शन रिलेटेड तैयारियां देखी, क्योंकि कल वजीर मौसूफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लगातार तैयारी कर रहा है, तो उस तैयारी के तहत एक बड़ी खबर कि 11,000 पोलिंग स्टेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे और ये तकरीबन 3-4 हज़ार पोलिंग स्टेशन का इजाफा होगा लास्ट इलेक्शंस के मुकाबले में गालिबन। और ये भी देखिएगा कि कम व बेश 85,000 वोटर्स का इजाफा होगा। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। ये भी साफ कर दिया गया है कि वीवीपैट मशीनों का आना और उन्हें जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचाना सिक्योरली, इस अमल को भी लगभग मुकम्मल किया जा रहा है। मरकजी वजारत दाखिला जिस तरीके से एतमाद के साथ इस बात को कह रही है, उससे यह साफ लग रहा है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इनफरादी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग शुरू कर सकता है, जिसके बाद एक और राउंड होगा दिल्ली के अंदर, जहां पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की मीटिंग होगी और उसके साथ साथ फिर चुनावी बिगुल बज सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन एक साथ जारी करने की भी बात कही थी, जिसके बाद ये आशंका लगाई जा रही है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर में नोटिफिकेशन जारी होनी, फरवरी के वस्त या आखिर के बाद पहले फेज का मरहला जो होगा वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है और मार्च के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होगा सन 2023 के। तो इस तरीके से अगले साल के मार्च तक चुनाव मुकम्मल हो सकते हैं। इस तरीके की तैयारियों में जो है वो इलेक्शन कमीशन लग चुका है। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हमने आपके सामने रख दिए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जो है वो पोलिंग स्टेशन की समरी जारी कर दी गई है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो 31 अक्टूबर तक शाया किए जाएंगे। वीवीपैट मशीनों का आना लगातार जारी है, स्ट्रांग रूम्स के अंदर रखा जा रहा है। और अब यह साफ कर दिया गया कि जो नए पोलिंग स्टेशन, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो जम्मू के अंदर होंगे 5,600 के करीब, जम्मू प्रोविंस के अंदर। और जब आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो, और इसी तरीके से पहले कश्मीर सूबे की आप बात कीजिएगा तो 5,400, 5,600 जम्मू के अंदर, 5,400 आपके कश्मीर डिवीजन के अंदर होंगे। और जब आप इनको और मजीद खंगालेंगे तो 5,600 पोलिंग स्टेशंस में जो जम्मू डिवीजन के अंदर है उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए रफली 1,400 के करीब, उसके बाद कठुआ के अंदर 639 पोलिंग स्टेशंस, उधमपुर के अंदर 624 624, रजौरी के अंदर 614, पुंछ के अंदर 451 451, डोडा के अंदर 448, रियासी के अंदर 428 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किश्तवाड़ जिले के अंदर जनाब 400 के करीब, रामबन के अंदर 337 और सांबा के अंदर 334 334 के करीब। ये जम्मू डिवीजन का खाका जो है वो टेंटेटिवली बन रहा है। अब कश्मीर में क्या कुछ होगा जी? 5,400 पोलिंग स्टेशंस टेंटेटिवली बन चुके हैं अभी तक, और इनकी फाइनल पब्लिकेशन लिस्ट जो है वो आएगी। और ये जब आएगी तो आपके सामने क्या होगा, श्रीनगर के अंदर, जो जिला श्रीनगर के अंदर, यहां पर 913 पोलिंग स्टेशन आपके सामने होंगे। इसके बाद बारामूला 899 पोलिंग स्टेशन के साथ, अनंतनाग के अंदर 798 पोलिंग स्टेशन आपके रहेंगे, बड़गाम के अंदर 602 पोलिंग स्टेशन रहेंगे, कुपवाड़ा के अंदर 578 पोलिंग स्टेशन, पुलवामा के अंदर 459, कुलगाम के अंदर 349, बांडीपोरा के अंदर 300 यानी 300 के करीब, गांदरबल जहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं तो 260 पोलिंग स्टेशन हैं, और शोपियां जिला के लिए 245 पोलिंग स्टेशन का तयन कर दिया गया है। तो ये जब ये पोलिंग स्टेशन भी बन रहे हैं,
नए वोटर्स कितने हो सकते हैं इसकी एक्सपेक्टेशंस भी है। वीवीपैट मशीनों का आना भी जारी है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन अक्टूबर के अंत तक आना है, उसके बाद नवंबर दिसंबर तैयारियों में चला जाएगा। जनवरी फरवरी मैंने आपको कहा कि किसी न किसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी होंगी। फेब वस्त या मार्च के आखिर तक चुनाव होने की उम्मीदें बहुत ज्यादा जो है वो कभी है। इसी बात का खुलासा कल मरकजी वजीर जो दाखिला है उनकी तरफ से भी एक तहरीरी सवाल के जवाब में किया गया था। लेकिन जब हमने इसको और एनालाइज किया तो पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑन टोज है और हर दिन एक नई खबर के साथ इलेक्शन कमीशन आपके सामने होता है। तो तैयार रहिएगा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। जी आसिफ। चलिए, मरकजी सरकार के जवाबात की बात हो रही है तो एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जो इसी के साथ जुड़ी है और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला की तरफ से 2 अहम सवालों के जवाब दिए गए। 2019 के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिनमें आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जान गंवाई, उस पर तफसीली जवाब दिया गया मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय कहते हैं कि जो लोकसभा में उनका जवाब है जिसमें गुज़श्ता 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 473 दहशतगर्दी के वाकयात हुए और इन हमलों में 473 अलग अलग जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 104 एहलकार जख्मी हुए, 223 फौजी शहीद हुए। इनमें फौज के जवानों के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी कुल मिलाकर सभी एजेंसीज के। इन हमलों में 78 शहरियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाई है जिनमें सबसे ज्यादा वादी कश्मीर में है, जबकि 187 शहरी जख्मी हुए हैं। पहले जवाब में उनने कहा 2020 की जहां तक उनने तफसीलात फराहम की तो कहा कि 244 वाकयात रोनमा हुए 2019 के बाद दूसरा साल। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 62 एहलकार शहीद और 106 फौजी जख्मी हुए। इन हमलों में 37 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, ये 2020 के आदादोशुमार हैं, जबकि 112 जख्मी हुए हैं 2020 में अलग अलग हमलों के दौरान। साल 2021 के आदादोशुमार मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दिए गए, कहा गया 229 वाकयात हुए, यानी पिछले साल 229 मरतबा हमले हुए, अटैक्स हुए, ऑपरेशन, इस तरह की सारी चीजें। 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अपनी जान गंवा बैठे, 117 फौजी जख्मी हुए और इन्हीं हमलों में 41 शहरियों ने अपनी जान गंवा दी, 75 जख्मी हुए 2021 में भी। यहीं पर इनसे दूसरा सवाल कांग्रेस की जानिब से पूछा गया कि कितने लोगों को अब तक सरकार ने रोजगार दिया 5 अगस्त 2019 के बाद, तो 2 मुख्तलिफ आदादोशुमार सामने आए। 2019 में अब तक सरकारी शोबे में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सरकार के मुताबिक तकरीबन 30,000 लोगों को भर्ती किया गया है, रोजगार के हवाले से इकदाम उठाए। और नित्यानंद राय के मुताबिक खुद रोजगार करने वाले, यानी जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात देनी है या देने के लिए वो आगे आए, 2022 में अब तक जो सारा सिलसिला चला है, कल के जवाब के मुताबिक 5.2 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अंदाजा है जो इकदाम उठाए गए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत जिन लोगों ने आगे आकर हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठाया और अपने लेवल पर यूनिट्स कायम करने की भी कोशिश की है। तहरीरी जवाब जो उसके बाद सामने आया उसमें कहते हैं कि 2019 में पब्लिक सेक्टर में कुल 29,806 अफराद की भर्तियां हुई 2019 में। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कहा कि दफा 370 की तनसीक के बाद खुसूसी दर्जा जब से खत्म हुआ तो 5 अगस्त 2019 के खात्मे के बाद या साबिका रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 और 19 के मुकाबले 2020 और 21 में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर में है उसमें पहले के मुकाबले यानी 2018 और 19 के जो फैक्ट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है। ये तो हुकूमती आदादोशुमार हैं, लेकिन जब आप भर्तियों के कवायद को देखते हैं या सिलसिला 2020 के बाद देखते हैं तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर जिस तरीके से सवालात रहे हैं और पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि भर्ती का सिलसिला उस तरीके से 2020 में नहीं चला है जो उम्मीदें थी, चाहे 4th क्लास नौकरियां हों या आप देखेंगे इनमें 2nd क्लास जॉब्स हों। जिस तरीके से सवालात उठे हैं और हाल के 2 ताज़ा इंसिडेंट्स आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में तहकीकात, मामला वहीं ठप हो गया, आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद आज का जो एहतजाज फाइनेंशियल असिस्टेंस और यूएई। अच्छा, जब ये सारी चीजें चल रही तो एक चीज भी बड़ी ध्यान में रखिए, सीएमआई एक वो इदारा है जो पूरे मुल्क पर नजर रखता है कि जनाब शरह किस तरीके की है, बेरोजगारी की, वो मुख्तलिफ उन्वानों पर काम करता है। तो जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही है तो जरा याद रखिएगा मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह क्या कि 7.2% आज के दिन जब आप और हम बात कर रहे हैं 19 जुलाई सन 2022 को, तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह यानी हर 100 में 7 लोग जो हैं आपके वो बेरोजगार है। लेकिन जब आप इसी रेशो को जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो हर 100 में 17.2 लोग यानी 18 लोग आसपास मान लीजिएगा
ये बेरोजगारी की शरह है। और जब आप इसको पिछले कई सालों से खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी राहत चंद महीनों के अंदर जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर डबल डिजिट में है, जो वरीइंग प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि हम टेल एंड पर है, जिसको सर कहा रहा है, लेकिन हम टेल एंड पर है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इंडस्ट्रियां नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, अभी वो देखना है कि कब तक वो होंगी, कब वो बनेंगी, कब वो चालू होंगी। दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि 30,000 लोगों को हमने रोजगार फराहम कर दिया। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी काम हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी काम होगा, नित्यानंद राय का दावा है। लेकिन दावों के बीच बात सियासत की भी और बात पाकिस्तान की, क्योंकि शहबाज एक बार फिर सामने आए हैं। भारत पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा बयान और इमरान खान की सियासी जमात को और उनकी पॉलिसीज़ को हत्वे तनकीद बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत समेत सभी के साथ, यानी सभी जो हमसाया मालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा है और इसके लिए बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। कहते हैं कि उन्होंने एक तरफ दिफाई और दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मुल्क के दोनों यानी दाखिली और जो खारजी मामलात है इस तरीके से नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान का शायद जिन ममालिक के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। और अब मौजूदा सरकार ने एक बड़ा उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने भारत समेत तमाम ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं उनकी बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। और यहीं पर कौम के नाम खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है जम्मू कश्मीर को लेकर है और 5 अगस्त का जो भारत सरकार का फैसला है उसे वो वापस ले। लेकिन जिस तरीके से ताल्लुकात को ख़राब किया गया, माजी में 3 से 4 बसों का उन्होंने खुसूसन जिक्र किया, यानी निशाने पर इमरान खान थे, उनकी जमात थी, उनकी पॉलिसीज़ थी, उस पर उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमसाया मालिक के साथ या जो मुल्क मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहे उनके साथ भी ताल्लुकात जब ख़राब कर दिए तो बहाली का काम इस वक्त जारी है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं कि शहबाज शरीफ किस तरीके से किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर और इमरान खान को तनकीद करते हुए। इसको जरा फटाफट से सुन लीजिएगा, उसके बाद आते हैं जरा एक और अहम खबर जो जम्मू कश्मीर को लेकर है। लेकिन पहले शहबाज शरीफ। दाखिली महाज की तरह खारजी महाज पर भी गुज़श्ता 4.25 साल पाकिस्तान के कौमी मफादात के लिए इंतहाई मोहलक साबित हुए। हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने वाले, साथ देने वाले पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया गया। अब हमने इन गलतियों की इस्लाह और 2 तरफा ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू कर दिया है जो आपके सामने है। हम पाकिस्तान के इस असूली मौक़िफ़ का पूरी कुव्वत से अदा करते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को खत्म करे ताकि बामकसद बातचीत से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मतनाज़ा अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। चलिए जनाब, शहबाज शरीफ जम्मू कश्मीर का नारा लगाते हुए, क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और चुनाव वहां पर बिकेगा जम्मू कश्मीर के मामले पर, बरसगीर में क़याम अमन के हवाले से और अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर। यही वजह है कि इमरान खान को ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं अमेरिका को तनकीद करने पर, भारत के साथ हालात को बिगाड़ने को लेकर, और यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 अगस्त के फैसले पर शायद भारत नजरसानी करे। भारत ने पहले इस बात की वजाहत कर दी है कि अंदरूनी मामला है और यहाँ पर जिस तरीके के भी फैसले लिए जा रहे हैं वो जमहूरी अमल से लिए जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, दीगर ऐवान हो, वहाँ पर लगातार भारत सरकार का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह हो गया। आते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की करते हैं, जिसको लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक सेट फ्रेम दायर किया गया था, तैयार किया गया था कि किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते मैकेनिज्म
को इवॉल्व करना, मॉनिटर करना, यह शायद कार्यदारद वाला मामला बन गया है। मैकेनिज्म जो मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था, इसके लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS के लिए यह साफ कर दिया गया था कि यूटी लेवल पर कमेटियों का तश्कील हो और मीटिंग्स जो होनी चाहिए उन कमिटीज की, ताकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो मुतारफ कराई गई हैं उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए और वहां पर काम जो है वो सही तरीके से हो। दिशा मीटिंग्स का अक्सर आप जिक्र सुन रहे होंगे, वो इन्हीं 41 सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, 41 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए बना दी गई थी मरकजी हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि 41 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यूटी लेवल पर जो कमेटियां तश्कील देनी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटियां तश्कील देनी थी, मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील देनी थी, वो स्ट्रिक्टली अपना काम नहीं कर रही है। कमेटियां अगर बनाई भी हैं तो वो उस टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं कर रही है जो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेट किया गया था। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा आपको याद होगा, दिल्ली में मरकजी वजीर आजम की तरफ से दिया गया था, वजीर आजम की तरफ से दिया गया था, मरकजी हुकूमत की तरफ से लगाया गया था नारा सन 2016 में। और इसी फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटियों को बनाने का फैसला लिया गया था, ताकि मेंबर पार्लियामेंट और इलेक्टेड लोग जो हैं वो अवेयर रहे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों में क्या काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। और एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होगा, ATR जो होगा, वो रिकमेंडेशंस होंगी प्रीवियस मीटिंग्स की, एजेंडाज की, और वो मरकज के सामने भी रखा जाएगा। लेकिन दिशा मीटिंग्स का हाल क्या है? हमारे पास जो एदाद शुमार है कि 29 दिशा मीटिंग्स हुई हैं 6 साल के दौरान, 29 हुई है दिशा मीटिंग्स 6 ईयर, जबकि एक क्राइटेरिया जो है वो 80 होनी चाहिए थी। अब आप समझ सकते हैं कि हर एक दिशा मीटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना उनका एजेंडा हो, सिस्टम क्वार्टरली हो, अप्रैल मई के दरमियान मीटिंग्स हो, नेक्स्ट कैलेंडर की मीटिंग का चार्ट हो, और साथ साथ जो भी काम उन्हें करना है उस हवाले से उन्हें पूरी तौर पर आगाही हो। लेकिन अभी जो हमारे पास इतला आ रही है कि मीटिंग्स बहुत कम हुई है, सन 2017-18 में भी, 18-19 में भी और 20-21 में भी, यानी लगातार तीनों सालों में जितना क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हुआ। सीधे सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का एक बड़ा दायरे इख्तियार है और बहुत सारी स्कीमें मुतारफ कर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। मरकज की तरफ से फराख दिलाना इमदाद की बातें हो रही है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अफसर इंप्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के तौर पर सरकार ने फैसला लिया था कि दिशा मीटिंग्स होंगी, दिशा कमेटियां बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर बनाई जाएंगी। क्या कुछ ताजा तरीन खबर है मीटिंग्स के हवाले से आपके पास? बिल्कुल इशफाक, देखिए जब हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों की बात करते हैं तो जो स्कीमें लाई जाती है मकसद यही होता है कि आवाम को फायदा मिले और इन स्कीमों के जरिए जो पैसा आता है वो पैसा आवाम तक पहुंचे मुख्तलिफ तरीकों से। मगर यहाँ बदकिस्मती ये है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जितनी भी आपके पास बड़ी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, एक तो उनमें उनके हवाले से अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लोगों तक वो स्कीमें पहुंच नहीं पाई है, लोग उन स्कीमों से फायदा हासिल नहीं कर पाई क्योंकि जब अवेयरनेस नहीं है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मुख्तलिफ स्कीमें लाई गई है इस डिपार्टमेंट के अंदर भी, 41 के करीब स्कीमें लाई गई थी। मकसद था कि सरकार ने, मर्कज़ी सरकार ने जो पैसा दिया था वो पैसा जमीनी सतह पे लाया जाए, खर्च किया जाए और लोगों को फायदा मिले। मगर जो टीमें बनाई गई है, जो इनको मॉनिटर कर रही है, जो टीमें इनको मॉनिटर कर रही है, वो जो मीटिंग्स लेनी थी और मीटिंग्स में जो फैसला लेना था कि कहाँ ये स्कीमें लागू करनी है और किस तरह ये पैसा खर्च करना है, मगर वो मीटिंगें जो है वो नहीं हो पाई है। जैसे आप खुद कहते साल 2017-18 में कम हुई है, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कुछ ज्यादा इन पे फोकस नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले जो डिपार्टमेंट के कुछ जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि ये विद इन द डिपार्टमेंट भी कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये स्कीमें हैं क्या और इनसे क्या कुछ फायदा दे सकते हैं आवाम को। तो ये बड़ी चीज ये है कि इसमें जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जब वो आपस में उनको तालमेल नहीं है, जब वो आपस में नहीं बैठे हैं, जब उन्होंने आपस में डिस्कस नहीं किया, तो वो कैसे इनको आवाम तक पहुंचा पाएंगे। और दूसरा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को भी जो है उनको भी मॉनिटर करना है, वो उनको भी इस स्कीम्स को मॉनिटर करना है और वो कमेटी में है, मगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ भी नहीं है,
पार्लियामेंट मेंबर्स को मीटिंग्स देनी थी, वो भी नहीं हुआ। तो असल ये है कि जैसे मैंने अभी बात की, इनका कहना है कि बेशतर ऐसी इसमें स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं है और लोग जिनसे फायदा नहीं ले सकते। सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात ना करें, हर एक डिपार्टमेंट, बेशतर ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं। आपकी बात सही है। सेंट्रल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का हाल ही है कि आम लोगों को भी नहीं पता कि कैसे फायदा लेना है। लेकिन डिपार्टमेंटल वाइज जो सबसे बड़ी गलती इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है, पूरे स्टेट की जब हम बात करते हैं, 29 मीटिंगें हुए हैं जी 6 साल के दौरान, 29 6 साल के दौरान हुई है। और 2017-18 में 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल दिशा कमेटी मीटिंग्स हुई है। फिर उसके बाद जब आप 18-19 में देखेंगे तो ये 6 हुई हैं और 1 मीटिंग हुई है 19-20 के दौरान, हो सकता है कोविड की वजह से ये ना हुई हो। 7 मीटिंगें हुई हैं 20-21 के दौरान। और इसी तरीके से करंट फाइनेंशियल ईयर में जब आप देखेंगे तो अभी तक 9 मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि 5 से 6 ही या 6-7 ऐसी मीटिंग्स के मिनट्स हैं जिन्हें अपलोड किया गया है डेजिग्नेटेड वेब पोर्टल पर। जब आप फैसला लेते हैं और उसको वेब पोर्टल पर भी नहीं डालेंगे तो किस तरीके से आवाम को पता लगेगा? वो जो ट्रांसपेरेंसी वाला उनसुर है वो यहाँ पर गायब है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उन्हें हम लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट करें, क्योंकि अब तो लगातार हम ये नारा दे रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर बदल रहा है 2019 के बाद। अगर माजी की तरह ही चल रहा है तो बदलने के आसार फिर कम ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा एक और अहम मुद्दा, हर घर तिरंगा होना चाहिए। इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और 3.25 करोड़ के करीब तिरंगे लहराए जाएं, इस हवाले से मरकजी वजारत के अंदर, मरकजी होम मिनिस्ट्री के अंदर बड़ी मीटिंग हुई। सभी यूटीज को लिखा गया, चीफ सेक्रेटरीज को लिखा गया, हेड ऑफ द स्टेट्स को लिखा गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो तिरंगा मीटिंग को लेकर भी मामला सामने आया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख तिरंगे खरीदे जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जब आला सती इजलास को तलब किया था उसमें इस बात का फैसला लिया गया कि 1 लाख तिरंगे खरीदे जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से। रिव्यू किया गया जी हर घर तिरंगा कैंपेन को जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि दाखिला वजीर अमित शाह ने खुद यहां रिव्यू लिया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद सभी स्टेट से यह कहा दिया था कि टेलीविजन चैनल्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए ताकि हर घर तिरंगा लहराया जाए। तकरीबन 2 या 3 दिन तक तिरंगा वहां पर रहे, इस तरीके का कैंपेन आपने चलाना है। और हर स्टेट के अंदर जो है वो कमेटियां तश्कील दी गई। जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रोविजनल लेवल पर भी कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई है। यही वजह कि कल रिव्यू मीटिंग ली गई थी और उसी रिव्यू में यह साफ कर दिया गया कि 1 लाख तिरंगे खरीदे जाएंगे। किनसे जी? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। एलजी ने कल ये डायरेक्ट कर दिया गया है। और कल जब ये मीटिंग हुई थी तो उसमें पंचायती राज के जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है उन्होंने ब्रीफ किया कि उनके पास क्या एजेंडा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। जब इंटरेक्शन हुआ सूबाई सतह पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एलजी साहब का, तो उसमें यह फैसला हुआ कि 13 से 15 तारीख के दरमियान, 13, 14 और 15 अगस्त सन 2022 को ये जो महोत्सव है ये बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा और हर जगह पर तिरंगा जो है वो लहराया जाए और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट पर ये चीज़ें जो है वो लहराई जाएंगी। और साथ साथ ये भी फैसला लिया गया कि एलजी की तरफ से कल जो एक और फैसला लिया गया है कि नेशनल एंथम गाने का कंपटीशन जो है वो तश्कील दिया जाए और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर और यूटी लेवल पर, उन्हें इंडिपेंडेंस डे परेड पर एजाज से भी नवाजा जाए और उन्हें वहां पर लाया भी जाए। इस तरीके का भी प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है और लोकल जो सोशल मीडिया है उनको यूटिलाइज करने की बात कही गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तशहीर कराई जाए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए तिरंगे के लिए। और डिप्टी कमिश्नर इस सिलसिले में मुतहरिक हो जाए और अब हफ्तेवार ब्रीफिंग्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएंगी। यानी जहां मुल्क के अंदर हर घर तिरंगे की मुहिम को छेड़ा गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर भी इस सिलसिले में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हुकूमत ने क्या किया, 15 अगस्त की सरकारी छुट्टी को तहलील कर दिया, खत्म कर दिया इस साल के लिए। कहा कि इस बार तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, निजी इदारे, प्राइवेट सेक्टर सब खुले रहेंगे और हर जगह पर तिरंगा लहराया जाएगा। इसी तरीके की तैयारियों में यूनियन टेरिटरी भी है। हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के इदारे जो है उन्हें यह साफ कर दिया गया है कि तिरंगा आप लहराएंगे और कम से कम
3 दिन तक वहां पर तिरंगा होना चाहिए। तो ये जनाब तिरंगे की कहानी थी। अब आते हैं जी आगे एक और बड़ी खबर की ओर। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के कुछ अहकामात हैं और कुछ बयानात भी आपको बताते हैं, और कुछ महकमों को या कुछ जिम्मेदारान को जिनको कामकाज दिया गया था उन पर नाराजगी का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया। दरअसल कल एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आज इस प्रोग्राम का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है, यानी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ज़राअत के शोबे में कौन सी बेहतरी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, या जो इसके अलाइड सेक्टर्स हैं वहां पर क्या तब्दीली के इम्कानात हैं और कैसे इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कोशिशें और कामयाबी के साथ की जाती हैं, फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इन महकमों के कामकाज पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। लेकिन जिक्र कल उसका भी हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जब खिताब कर रहे थे, 1 जनवरी 2021 को एक मुआहिदा तय पाया था, एक मफाहमतनामा था जिस पर दस्तखत हुए थे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ नेफेड के, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वही नेफेड। जब आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उनके होते हुए जम्मू कश्मीर में ख़राब हालात के बीच फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने कम और अच्छे दामों पर भी ये कहा उस वक्त कि नेफेड जो है वो डायरेक्टली सेब उठाएगा, यानी जिम्मेदारी उस वक्त नेफेड को दी गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस वादी में। उसी नेफेड के साथ पिछले साल 2021 को पहली तारीख को एक MOU साइन होता है। मकसद ये था कि हर जिले के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा और तकरीबन 5500 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसकी लागत बताई जाती थी कि 5 सालों के दौरान 1700 करोड़ रुपए है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए और बैनुल-अक़वामी मार्केट में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए कोशिशें होंगी। उस वक्त कहा गया कि सबसे ज्यादा जो तरजीहात में शामिल है इंतजामिया के इस मुआहिदे के मुताबिक, जो पिछले साल 1 तारीख को हुआ था, सेब, चेरी, अखरोट, इसके अलावा नाशपाती और बाकी जो इस वक्त प्रोडक्शन यूनियन टेरिटरी के अंदर है उसको इस मुआहिदे के तहत लाया जाएगा, तरजीहात में शामिल किया जाएगा। और यहां तक ये भी कहा गया कि कोल्ड स्टोरेज के लिए एक सेंटर कायम किया जाएगा, हर जिले के अंदर 5-5 करोड़ रुपए तकरीबन इस पर खर्च किए जाएंगे। इस मुआहिदे को आज 1.5 बरस हो चुका है और ये हम नहीं, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माना है, एतराफ किया कि अभी तक इस पर उस रफ्तार के साथ काम नहीं चला है जो मुआहिदे में लिखा गया था, जिसके मुताबिक हुआ था। डेडलाइन 5 साल है, 5 सालों के अंदर टारगेट जो आपने रखे हैं उन अहदाफ तक पहुंचना है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल स्टेज से बाकायदा स्पीच के दौरान नेफेड के जिम्मेदारान जो यहां पर मौजूद नहीं थे उनको कहा कि आपका कामकाज ठीक नहीं है, इसको बेहतर किया जाए। अगर हम 5 वर्षों में अपने अहदाफ तक नहीं पहुंचे तो इससे बड़ी नाकामी कुछ नहीं होगी। मनोज सिन्हा को जरा सुनिएगा, जहां पर उन्होंने इस मुआहिदे के हवाले से बात की जिसको 1.5 बरस हो चुका है, लेकिन काम शायद अभी तक 10% भी मुकम्मल इस पर नहीं हो सका है। नेफेड के लोग हैं क्या? नेफेड से कोई आया है? चले गए। नेफेड के साथियों से अभी उनके MD मिले थे। भाई, जो MOU आप लोगों ने साइन किया है उसकी गति जरा ठीक नहीं है और मेरी अपेक्षा आप लोगों से है कि उस गति को जरा और तेज करिए। 1-1.5 साल का समय, मुझे लगता है कि उतना काम 1.5 साल में नहीं कर सके हम लोग जितना होना चाहिए था, और MOU हमारा 5 साल का ही है। तो आप गति इतनी बढ़ाइए कि आने वाले 3.5 वर्ष में जो 1.5 वर्ष की कमी है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा है 55,000 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, उस लक्ष्य से पीछे हटना तय होने के बाद ये उचित नहीं होगा। ये हम नेफेड के लोगों से जरूर ये अपेक्षा रखना चाहते हैं। सिन्हा बात कर रहे थे, लेकिन इसी तकरीब का हिस्सा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर भी थे, यानी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा दावा फिर पेश कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए इकदाम उठाए गए। महकमा ज़राअत का क्या रोल है और किस कदर जम्मू कश्मीर की मुआशी हालत को बेहतर किया जा सकता है, और ये कहते हुए भी कल नजर आए कि कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, आप जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा इकॉनमी है उसको दुगना आसानी से कर सकते हैं। और खुद ये मानते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो अहदाफ को हासिल करने में अगर हम नाकाम साबित होते हुए नजर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी ग्राउंड पर नहीं किया। ये कब हुआ? जब चीफ सेक्रेटरी ये भी कह रहे थे कि हमने तमाम चीजें ऑनलाइन की, ऑनलाइन खिदमात को बेहतर किया गया है ताकि लोगों को सरकारी दफातर के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, जो सिलसिला हमने माजी में देखा। लेकिन ये एक बड़ा दावा है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का कि कहीं पर कोई रुकावट नहीं है और जम्मू कश्मीर की मईशत दुगनी होगी, बेहतर किया जाएगा, जो आज है इससे डबल होगी, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है।
अगर रुकावट नहीं है तो माहिरीन इस पर इस तरीके से भी तज्जिया कर रहे हैं, तो फिर रोजगार के मौके इतने कम क्यों? 2019-20 के बाद जिस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा आपने जो इकदाम किए हैं, जिसका दावा आज किया जा रहा था इस तकरीब में, तो फिर नौजवानों को रोजगार उस स्पीड के साथ, उस रफ्तार के साथ क्यों नहीं मिला? जो तादाद मुसलसल है 18 से 20, 24 और 25% तक हर महीने बढ़ती जा रही है, फिर उसका क्या? उस पर भी जवाब देना चाहिए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को भी जरा सुनते हैं, जिनने कहा कि अगर हम इन अहदाफ तक नहीं पहुंचते तो हम नाकाम साबित होंगे, नाकाम कहलवाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास वसाइल भी हैं, कामकाज भी है और किया जा सकता है जो हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं ताकि इकॉनमी डबल हो सके यूटी की। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी जो एबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की, वो पहले से बहुत बेहतर है। और मैं दो तीन एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। हम लोगों ने कुछ दिन पहले फैसला किया था कि हम लोग सब लोग ई ऑफिस में शिफ्ट करेंगे। ये लास्ट ईयर किया था हम लोगों ने, और हम 100% ई ऑफिस में शिफ्ट कर चुके हैं और ये हमारी स्पीड है। एक बार हमने फैसला किया था मार्च में कि हम लोग सभी पटवार खानों को गवर्नमेंट बिल्डिंग में ले जाएंगे। 25 दिनों के अंतराल में इस काम को पूरा कर लिया गया था। इसी तरह से हम लोगों ने कभी फैसला किया कि डल को क्लीनिंग की बात चलती थी, कई सालों से 20 सालों से 25 सालों से बात चलती थी। हम लोगों ने बोला डल को क्लीन करेंगे, 70% क्लीन कर लिया हमने, खर्चा नहीं किया हम लोगों ने। हमारे पास जो अभी हम प्लान बना रहे हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था गनाई साहब, तो ये आपने बात करी कि $4 बिलियन से 85 बिलियन US डॉलर में हम जा सकते हैं। ये आपकी प्रेजेंटेशन का मूल मुद्दा मैंने देखा था। तो लगभग अगर हम बात करें तो आप 32,000 करोड़ से 8 लाख करोड़ की इकोनॉमी पे जाने की बात कर रहे हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर वाकई में ऐसा हो सकता है तो फिर तो कर ही देना चाहिए। और मेरी एम्बिशन उससे थोड़ी कम है, और मेरी अपनी एम्बिशन है कि जो मैं यथार्थ के रूप में देखता हूं अपने हिसाब से, उतना एम्बिशियस नहीं हूं मैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी अगले 5 साल में डबल हो जानी ही चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। इसलिए जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को डबल करने में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं है। चलिए जी, चीफ सेक्रेटरी साहब आने वाले दिनों में इकोनॉमी को डबल करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन तो बहुत दिलचस्प है, अगर हो सकता है तो काम होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नेफेड को क्लास लगा रहे थे कि आप जो वादे कर रहे हैं वो वफा नहीं हो रहे हैं और काम करने की ज़रूरत। अवाम भी तो यही कह रही है कि मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर आते आते बहुत बार बड़े सवाल उठते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा भारत और चीन की भी करते हैं, क्योंकि इसका मामला लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है और लद्दाख की सरहद से एक अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत और चीन के दरमियान 16वें दौर की बातचीत के बाद LAC पर अफवाज के बीच इनखला का अमल शुरू हो सकता है और यह अमल पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर हो सकता है। ज़राया अस्करी और दिफाई ज़राया जो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि भारत और चीन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ट्रूप्स जो वहां पर लगे हैं, जो अफवाज वहां पर है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर, यहां पर डिसएंगेजमेंट हो, यहां पर फौजी इनखला हो और लगभग जो गुज़श्ता दिनों मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर चीन ने असूली तौर पर इस बात को मान लिया है। ज़राया जो अस्करी ज़राया है वो हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक तरफ से यह अच्छी खबर लद्दाख के लिए है, वहीं पर चीन इस मीटिंग से पहले और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कर रहा है। चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास इलाकों के अंदर एक बार फिर एयर ड्रिल को तेज कर दिया है, यानी फिजाई मशकें जो हैं वो तेज कर दी हैं। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से आपको याद होगा कि गुज़श्ता 2 दिन के दौरान लगातार बयान दिए गए, कहा गया कि इस जारियत का माकूल मुनासिब जवाब भी दिया जा रहा है और अभी तक ये सारा उनकी अपनी फिजाई हदूद के अंदर हो रहा है। अगर खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि PP-15 से इनखला का अमल शुरू हो सकता है, उम्मीद ये लगाई जा रही है। लेकिन जब ये उम्मीद लगाई जा रही है तो चीन अपने इलाके के अंदर एयर ड्रिल को बढ़ा रहा है, इस तरीके की भी इतलात तो खबरें जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो एक और खबर सामने आ रही है वो डोकलाम को लेकर है, क्योंकि ये भी चीन का मामला है और डोकलाम का मामला आपको याद होगा कि काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था और वजीर आजम की मुदाखलत के बाद
डोकलाम से मामला हल हो गया था और वहां से फौजें पीछे चली गई थी। लेकिन नई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, सैटेलाइट इमेज जो जराया से सामने आ रहे हैं और जो सैटेलाइट इमेज आ रही हैं और जो दिफाई और अस्करी जराया उस पर तबसरा कर रहे हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि चीन ने मुकम्मल तौर पर एक गांव को बसा लिया है डोकलाम के आसपास, यानी उस मुतनाज़ इलाके के आसपास जहां पर दोनों मुल्कों ने इस बात का फैसला लिया था कि आबादी का अमल दखल नहीं रहेगा, अफवाज तक ही महदूद रहेगा। और अफवाज भी कितने वो दोनों तरफ से तायन किए गए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेज ये बता रही है और कुछ टेलीविजन चैनल्स की डिबेट से इस बात का पता लग रहा है कि चीनी अफवाज ने डोकलाम के पास एक मुकम्मल तौर पर गांव बनाने का मन बनाया है और तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। और चीन की तरफ से पंगड़ा जो भूटान टेरिटरी के पास का इलाका है, सैटेलाइट इमेज ये बता रही है कि फुल फ्लज्ड गांव बसा लिया है, मकान वहां पर बनाए गए हैं, गाड़ियों को पार्क होते हुए देखा गया है और लगातार अब आने जाने वाले मामलों को भी वहां पर बनाया जा रहा है। तकरीबन 10 किलोमीटर भूटान के आसपास के इलाके के अंदर ये सारा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। भारत ने इस पर पहले भी एतराज किया था। तो दो अच्छी खबरें हैं, एक तरफ से PP-15 से फौजी इनखला हो रहा है, दो बुरी खबरें हैं कि फौजी मशकें तेज कर दी हैं चीन ने अपने फिदाई हदूदी इलाकों के अंदर। वहां पर भारत की तरफ से यह साफ कर दिया है कि फौज की वो पूरे अलर्ट है। लेकिन डोकलाम से खबर जो सैटेलाइट इमेज सामने आ रही है वो ये बता रही है कि शायद एक और गांव का कयाम भूटान के पास के इलाकों के अंदर बना दिया गया है, जिसको लेकर भारत सरकार पहले ही अपना एतराज जता चुकी थी। ये थी जनाब खबर चीन के हवाले से। लेकिन अब जरा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की खबर से आपको बाखबर करेंगे आसिफ रशीद, क्योंकि अच्छी खबर है रहबर तालीम उस्ताद के लिए, उन उस्तादों के लिए जिन्हें सिर्फ इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया था, कहा गया था कि क्राइटेरिया और नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 से 7 साल का वक्फा उन्हें निज़ाम के अंदर हो गया था, वो अपने फराइज दे चुके थे। बिल्कुल, जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने इस पर हुक्मनामा सादिर किया है और 21 तारीख को दूसरा महीना 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया था महकमा तालीम की जानिब से, ये चंद उस्ताज़ा ऐसे थे जो रहबर तालीम की स्कीम के तहत लगे हुए थे लेकिन रेगुलाइजेशन नहीं हो सकी थी और नॉर्म्स को या कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम, और फिर 22 तारीख को 21 तारीख को दूसरे महीने में यानी फरवरी के महीने में हुक्मनामा जारी किया जाता है। अब जाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट तक ये केस जब पहुंचा तो 3 नौजवानों को यानी 3 टीचर्स को रेगुलाइज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और रहबर तालीम स्कीम के तहत जो तैनात 3 नौजवान थे इनकी खिदमत को ख़त्म करने के हुकूमत के उस फैसले को एक तरफ रख दिया है, ऑर्डर को एक तरफ रख दिया है, क्वाश कर दिया है, जिसमें इन नौजवानों की नौकरियां ख़त्म की गई थी। अदालत ने दरअसल तहलका केस रिमार्क्स देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने के बाद कम उम्र की दरख्वास्त पर इस तरह की बरतरफी का हुक्मनामा जारी करना एक शायद जो ब्यूरोक्रेसी है जहां पर तकब्बुर, गुरूर और घमंड की जिंदा मिसाल इस फैसले के साथ नजर आती है, या अदालत की तरफ से जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कमेंट किया है। सख्त तबसरा हुआ है। दरख्वास्त गुजार इसमें थे जावेद अहमद भट्ट, कुलगाम मिडिल स्कूल लंगवाल, इसके अलावा सज्जाद शाह मिडिल स्कूल नागबल अनंतनाग जनूबी कश्मीर, शबीर अहमद मल्ला, इनको रहबर तालीम स्कीम के तहत UPS उर्दू बताया जाता है शोपियां के अंदर बतौर उस्ताद मुकर्रर किया गया था और स्कीम के तहत उन्हें 5 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रेगुलाइज किया जाना था। ताहम तीनों का केस 10 साल से ज़्यादा अरसे तक सर्विस के बाद भी रेगुलाइजेशन के लिए महकमा तालीम को भिजवा दिया गया था और 22 तारीख को जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें इन तीनों उस्तादिज़ा के लिए शदीद झटका लगा था। हुकूमत ने तीनों को 21 फरवरी 2022 को एक ऑर्डर जारी करके रेगुलाइजेशन के लिए उन्हें अहल नहीं पाया। ये सरकार का उस वक्त का ऑर्डर है, इसी साल जो दूसरे महीने में 21 तारीख को सामने आया। हुक्मनामा जारी करते हुए तीनों की खिदमत या तीनों की सर्विसेज ये कहकर ख़त्म कर दी गई कि भर्ती के लिए असामियों का इश्तिहार जारी करते वक्त इनकी उम्र 18 साल नहीं थी। अब ये नया बहाना था जो इसमें देखा गया। हुक्म पर सवाल उठाते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने इस समाअत के दौरान कहा कि जो मुलाजमीन 10 साल से ज़ायद अरसे तक तसल्ली बख्श खिदमात सर अंजाम देते हैं उनकी तकर्री भी हुकूमत ने एक अमल के जरिए की थी। यानी उस वक्त फिर कैसे गलत हुआ था, सवाल उस वक्त के फैसले पर भी उठे जो 21 तारीख के हुक्मनामे में महकमा तालीम यह तर्क दे रहा है कि उनकी नौकरी के वक्त 18 साल की उम्र नहीं थी। जब रेगुलाइजेशन का वक्त आया तो 1 दहाई के बाद उन्हें नाअहल करार देकर नौकरी से निकाल दिया गया और जज की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकारी महकमा तालीम में
ये सरकारी महकमा तालीम है, कोई निजी कंपनी नहीं है। आप इस तरीके से फैसला लें और ऐसे मुलाजमीन की फलाह बहबूद का जिम्मेदार महकमा है, वो अगर ऐसे डिसीजन लेता है तो उससे जाहिर है, ये भी लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को चलाने वाले हैं, खुसूसन इस डिपार्टमेंट को जिस पर जम्मू कश्मीर के उसातिज़ा की, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फलाह बहबूद का जिम्मा है, शायद इससे तकब्बुर भरी मिसाल ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं हो सकती। जस्टिस संजीव कुमार के रिमार्क्स, और ये तीनों नौजवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनको शदीद झटका देकर नौकरी से निकाल दिया गया था, खिदमात खत्म कर दी गई थी 21 तारीख को दूसरे महीने में, ये कहकर कि उनकी उम्र नौकरी लगते हुए, जब नौकरी उनकी शुरू हुई थी तो 18 बरस नहीं थी, वो हुक्मनामा। चलिए जी, रहबर तालीम के लिए अच्छी खबर, लेकिन फटाफट से आपको ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले आपको फटाफट से ये खबर बताते चले कि एसआईए की भी छापामारी हुई है और रात देर गए तक छापामारी के बाद जो जराया से बयान सामने आया उसमें बड़ी चीजें जो है वो सामने आई हैं। और एसआईए ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों के अंदर कई जगह पर छापामारी की है। और एसआईए की तरफ से ये छापामारी तब की गई जब एक एफआईआर जो पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर लगाया गया था, एफआईआर नंबर 73/2022 31/3/2022 को अंडर सेक्शन 13, 17, 18 यूएपीए एक्ट 1967 के तहत, और इसे ट्रांसफर किया गया था एसआईए जम्मू को। उसके बाद ये मामला तहकीकात के तौर पर छापामारी जो हुई है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के नामला उड़ी इलाके के अंदर हुई है। और ये छापामारी हुई है नारकोटिक ड्रग्स को लेकर, और कहा गया है कि इस तरह से नारकोटिक यानी मंशियात का इस्तेमाल करके उसे फरोख्त करके उसका पैसा जो है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। और इसी तहकीकात को कल आगे बढ़ाया एसआईए की टीम ने, जिन्होंने सरहदी जिले के अंदर कई इलाकों के अंदर छापामारी की है और पूरी दिन वहां छापामारी होती रही है, जिस दौरान जराया के मुताबिक एसआईए ने उड़ी के अंदर जो गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं, कुछ लोगों से कुछ अहम तरीन दस्तावेजात भी मिले हैं और तकरीबन 6 लाख रुपया नकदी भी बरामद किया गया है, जिस पर इंतजामिया का मानना है कि ये पैसा नारकोटिक का है, मंशियात का है और ये कहीं ना कहीं पंप करना था मिलिटेंसी के लिए। लेकिन जो इतलात और शवाहिद मिले थे उसको देखकर कार्रवाई की थी। अब आपको याद होगा जी, जम्मू के अंदर साबिक वजीर जितेंद्र सिंह इलियास बाबू सिंह की गिरफ्तारी हुई थी एसआईए के जरिए से, और इब्तिदाई तहकीकात जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी। उसके बाद मामला ये पता लगा था कि तार जो है वो सरहद पार पाकिस्तान तक जा मिले हैं और लगातार उसमें मजीद कुछ इंकिशाफात हुए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उनसे जो लगातार पूछताछ हुई तो अनंतनाग साउथ कश्मीर से लेकर कोटरंका कोकरनाग तक गिरफ्तारियां हुई और उसी मामले को आगे बढ़ाया गया। नामला उड़ी तक मामला चला और पता लगा कि टेरर हवाला लिंक किस तरीके से चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्दाचाक किया एसआईए की तरफ से। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुलाजमीन को अगर छुट्टी पर जाना है तो उसके लिए अब ज़ाब्ते के तहत उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन लेना होगा। उसके बाद कुछ और खबरें भी आपके सामने रखेंगे, आज फोन कॉल्स का सिलसिला भी लेंगे, यात्रा के हवाले से अपडेट करेंगे और अहम बात कि कोविड रफ्तार पकड़ रहा है, कहां पर पकड़ रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से आपके सामने रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। ब्रेक के बाद